दोस्तों आज की इस वीडियो से बात करने वाला हूं कि अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने के लिए प्लान करें तो क्या क्या चीजें आपको फोन लेने से पहले देखनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप एक नया स्मार्टफोन अपने लिए चूज कर रहे हैं, अपने लिए देख रहे हैं, तो ये चीजें अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे चल के काफी पछताने वाले हैं और आपका जो पैसा है वो वेस्ट ही जाने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। 5 से 6 पॉइंट मैं यहां पर कवर करने वाला हूं और ये जो 5 से 6 पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नया फोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, ये 5 से 6 पॉइंट तो डेफिनेटली 100% आपको देखना ही देखना चाहिए अगर आप एक नया फोन लेने के लिए डिसाइड कर रहे हैं। उसके पहले बता दूं कि कुछ जो बेस्ट डील्स हैं उसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं और यहां पर अपने लिए एक अच्छा जो बेस्ट फोन है वो ले सकते हैं। अगर बात करें सबसे पहले पॉइंट के बारे में, सबसे पहले हमें क्या चीज देखना चाहिए एक नया स्मार्टफोन डिसाइड करते टाइम, तो देखिए अभी जो टाइम है वो टोटली चेंज हो गया है। अभी के टाइम पे 2024 इनफैक्ट खत्म होने वाला है, 2025 आने वाला है और आप देखेंगे तो इंडिया में लगभग जगहों पे 5G अवेलेबल है। अभी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेल चल रही है। इनफैक्ट अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे तो दुकानदार या फिर ऑनलाइन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो दबा के 4G फोन निकाल रहे हैं हर एक ब्रांड की तरफ से। और इनफैक्ट कुछ जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो तो अपने 4G स्मार्टफोन को भी लॉन्च कर रहे हैं 15 से 20 हजार की प्राइस पर। भाई कौन लेगा वो फोन? तो सबसे पहला पॉइंट यही मैंने रखा हुआ है कि अगर आप एक नया फोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो 5G के अलावा 4G तो आपको लेना ही नहीं है। भले आप 1000-2000 एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन आप यहां पर 5G स्मार्टफोन ही लेना। 4G इस टाइम पे लेना बेकार है, पैसा बर्बाद करना है। तो 5G आपको लेना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे मैंने रखा हुआ है प्रोसेसर। देखिए फोन हम अलग अलग प्राइस रेंज में परचेस करते हैं। कुछ लोग 10,000 के नीचे खरीदते हैं, कुछ लोग 10 से 15 के बीच में खरीदेंगे, कुछ लोग 15 से 20 के बीच में, कुछ लोग 20 से 25 के बीच में और कुछ लोग 25 से 30 और उसके बाद में आगे जो नंबर है वो बजट है वो बढ़ती चली जाएगी। आप देखेंगे तो हर बजट में काफी सारे प्रोसेसर अवेलेबल हैं। दिक्कत आती है कि हम कौन से प्रोसेसर वाला जो फोन है वो परचेस करें। अगर आप यहां पर देख रहे हैं इस टाइम पे तो 10,000 के नीचे भी आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज के प्रोसेसर काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज के प्रोसेसर को आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉलकॉम के भी प्रोसेसर ले सकते हैं 10 से ऊपर की रेंज में। अभी आप देखेंगे तो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन, 6 Gen 1, 6 Gen 2 जब से लॉन्च हुआ है, कॉलकॉम के प्रोसेसर थोड़े सस्ते हो गए हैं और जो प्रोसेसर है वो अवेलेबल है। देखिए प्रोसेसर डिसाइड इसलिए करना जरूरी है क्योंकि प्रोसेसर पे ही आपके स्मार्टफोन की पूरी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है। आपके स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी, आपके स्मार्टफोन की स्पीड, जो टास्क उस पे आप परफॉर्म कर रहे हैं वो कितनी जल्दी पूरा होगा, आपकी बैटरी लाइफ, बैटरी बैकअप, सारी चीजें आपके प्रोसेसर पे ही डिपेंड करता है। आप यूं समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में कोई कार है और अगर हम उसका इंजन ही निकाल दें तो फिर वो कार नहीं रह जाए, क्योंकि फिर वो चल ही नहीं पाएगी। तो वही काम आपके फोन में प्रोसेसर का है। अगर हम उसमें से प्रोसेसर को निकाल दें तो फिर आपका फोन डेड हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो आपके फोन पे ही, आपके प्रोसेसर पे ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसलिए जब भी आप एक नया फोन लेने के लिए प्लान करें, प्रोसेसर आपको अच्छा ही लेना है और लेटेस्ट प्रोसेसर लेना है। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोसेसर लेटेस्ट है, कौन सा क्या है? तो आप यहां पर स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर, जैसे आप कोई फोन एक देख रहे हैं उसमें मान लेते हैं कि कॉलकॉम का कोई प्रोसेसर है या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज का कोई प्रोसेसर है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं डायमेंसिटी 6100 है, तो आप जाकर के गूगल पे चेक भी कर सकते हैं कि डायमेंसिटी 6100 कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस, ये कब लॉन्च हुआ था, क्या चीजें हैं, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो और अगर आप दुकान पे ले रहे हैं तो वहां पर भी आप दुकानदार से पूछ सकते हैं कि प्रोसेसर इसका कैसा है, क्या इस परफॉर्मेंस होगी। तो मैं आपको ज्यादातर रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से ही चेक करें, क्योंकि दुकान वाले तो वहां कुछ भी बता देते हैं फोन को बेचने के चक्कर में, और वो लोग वही मॉडल आपको बताएंगे जिसपे उनको सबसे ज्यादा मार्जिन मिलेगा बेचने पे, जिसपे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वही मॉडल आपको बेचना चाहेंगे, भले ही वो एकदम गया गुजरा फोन हो। तो ये चीजें आपको डिसाइड करनी है। प्रोसेसर दूसरे नंबर पे है, प्रोसेसर आपको डेफिनेटली अच्छा देख करके ही लेना है। तीसरे नंबर पे आता है रैम और स्टोरेज। रैम और स्टोरेज ही डिसाइड करता है कि आप अपने स्मार्टफोन में जो भी एप्स वगैरह चलाएंगे वो
किस स्पीड से चलेगी, आप एक टाइम पे कितने ऐप्स को यूज कर सकते हैं और आप कितना डेटा अपने स्मार्टफोन में स्टोर कर सकते हैं। तो रैम अभी 2024 में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि रैम कितनी होनी चाहिए मिनिमम मैं 6 GB रैम वाले फोन को आपको रिकमेंड करूंगा। 4 GB वाले फोन को आप मत लेना, क्योंकि अभी के टाइम पे एप्स की साइज बढ़ चुकी है, साथ ही साथ जो एप्स हैं वो हैवी हो गई हैं। एप्स में इतने सारे फीचर्स आ गए हैं कि वो मतलब रैम ऑलरेडी, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो फिर वो तो ऑलरेडी आपका 1 से 1.5 GB रैम ऑलरेडी लेके बैठा हुआ होता है। व्हाट्सएप हो गया, साथ ही साथ और भी मल्टीटास्किंग अगर आप करते हैं तो वहां पर रैम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी के टाइम पे मैं आपको 6 GB मिनिमम रिकमेंड करूंगा, और 8 GB अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 से 15 के बीच में लेंगे फोन तो आपको 8 GB रैम वाले फोन भी डायरेक्टली मिल जाएंगे, और अगर आप 10,000 रुपए के करीब का फोन लेंगे तो 6 GB आराम से मिल जाएगा। 4 GB वाले फोन को आप मत लेना। स्टोरेज के बारे में बात कर ले तो स्टोरेज अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डेटा रखना है। वैसे अगर आप 128 GB भी लेते हैं वो इनफ है। और साथ ही साथ अगर आपके फोन में SD कार्ड का स्लॉट है, एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, तब तो आपको स्टोरेज के बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है देन आप स्टोरेज थोड़ा सा सोच के लें, और 128 GB या फिर अगर आप उससे थोड़ा फ्लेक्सिबल लेवल में जा रहे हैं तो वहां पर आप 256 ले सकते हैं। 256 GB बहुत ज्यादा इनफ है, वो नहीं भरता है। दूसरी चीज, अगर हम चौथे नंबर के बारे में बात करें तो चौथे नंबर पे हमारा आता है स्मार्टफोन की डिस्प्ले। देखिए स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफी सारे लोग इग्नोर करते हैं, वो देखते नहीं कि कौन सी डिस्प्ले है, क्या है, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता। भाई आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले है जो कि आप परमानेंटली देखते रहते हैं, दिन भर आपको डिस्प्ले ही देखना है। तो डिस्प्ले को आप कैसे भूल जाओगे? डिस्प्ले आपकी काफी अच्छी होनी ही चाहिए। डिस्प्ले में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, या तो आप IPS LCD डिस्प्ले पैनल ले सकते हैं या फिर AMOLED डिस्प्ले पैनल ले सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि OLED है, POLED है, तो वो AMOLED का ही पार्ट है। मेनली 2 चीजों से हम डिस्प्ले को जो है वो बांटते हैं। सबसे पहला LCD हो गया, दूसरे नंबर पे AMOLED हो गया। अगर आप 10,000 से नीचे का फोन लेंगे तो उसमें आपको मजबूरन LCD डिस्प्ले पैनल ही लेना पड़ेगा। 10 से 12 या 13 के बीच में ज्यादातर फोन में आपको LCD डिस्प्ले पैनल ही देखने को मिलेगा। और LCD में दिक्कत यह है कि वहां पर जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा होती है, और साथ ही साथ जो कलर वगैरह होंगे वो उतने ज्यादा शार्प और उतने ज्यादा डिटेल्स आपको LCD डिस्प्ले पैनल में देखने को नहीं मिलेगी। और LCD डिस्प्ले पैनल में भी 2 टाइप की डिस्प्ले आती हैं। एक डिस्प्ले होती है HD डिस्प्ले और दूसरी होती है फुल HD प्लस डिस्प्ले। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अभी इस टाइम पे ज्यादातर जो फोन है उनका जो डिस्प्ले साइज है वो 6 इंच से ऊपर है। तो 6 इंच से ऊपर वाले फोन में कभी भी आपको HD डिस्प्ले नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वहां पे व्यूइंग एंगल खराब हो जाता है और साथ ही साथ उस टाइप का मजा आपको नहीं मिलेगा डिस्प्ले में। तो अगर आप यहां पर फुल HD प्लस डिस्प्ले ले रहे हैं, LCD डिस्प्ले पैनल है 10 से 12 के बीच में, तो वो डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन उसमें अगर AMOLED आपको मिल जाता है तो फिर वो तो मतलब सोने पे सुहागा, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप 15,000 के ऊपर जा रहे हैं तो आपको AMOLED का ऑप्शन मिलता है, और डेफिनेटली आपको AMOLED डिस्प्ले ही लेना चाहिए। डिस्प्ले में एक और चीज आती है जिसका नाम रिफ्रेश रेट होता है। रिफ्रेश रेट आपको अभी ज्यादातर जो फोन है वो आप देखेंगे तो 90 हर्ट्ज पे की रिफ्रेश रेट पे आ रहे हैं, या फिर कुछ जो फोन है वो आपको यहां पर 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ मैक्सिमम 15,000 रुपए की रेंज में, 20,000 के रेंज में ज्यादातर जो फोन है वो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे आपको देखने को मिलते हैं। रिफ्रेश रेट आपकी स्क्रीन की स्मूथनेस को बढ़ाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर अपने डिस्प्ले को यूज कर रहे हैं, फोन को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर जो चीजें हैं वो कितनी तेजी से स्क्रॉल होंगी, कितनी फास्टली स्क्रॉल होंगी, स्मूथली स्क्रॉल होंगी, वो चीजें आपके स्मार्टफोन की रिफ्रेश रेट पे डिपेंड करता है। तो रिफ्रेश रेट आप 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाले फोन को भी ले सकते हैं, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाले फोन को भी ले सकते हैं, उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही साथ उसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो आता है हमारे स्मार्टफोन के कैमरे का। देखिए अभी के टाइम पे स्मार्टफोन्स में आप देखेंगे तो 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल के भी कैमराज अवेलेबल है, लेकिन कैमरे की एक डार्क रियलिटी आपको पता ही नहीं है। मतलब ज्यादातर लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता भी होगी, मैं सबके ऐसा नहीं कह रहा किसी को नहीं पता, लेकिन कैमरा जो है वो अभी आपको ज्यादातर जो फोन है उसमें 64 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, इनफैक्ट आप 10,000 से नीचे भी देखेंगे तो 50 मेगापिक्सल लिखा हुआ है पीछे। तो 10,000 रुपए से नीचे वाले फोन में अगर आपको यहां पर 3 से 4 कैमराज मिल रहे हैं तो उसमें से आप कहेंगे कि जो मेन सेंसर है वही आपका काम का होता है, बाकी जो कैमरे हैं वो यूजलेस हैं,
वो बेकार है, वो कि आपके किसी काम की नहीं है। क्योंकि अब 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दे दिया, साथ ही 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दे, उसमें क्या क्वालिटी आपकी आएगी, क्या पिक्चर क्वालिटी आएगी? बहुत बेकार क्वालिटी आती है। तो और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ और सिर्फ मेगापिक्सल पे ही डिपेंड नहीं करता सारी चीजें। आपके स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर है, साथ ही साथ आपके सेंसर का साइज कितना बड़ा है वो डिपेंड करता है, और उसमें कौन से कंपनी का सेंसर यूज हुआ है। इन 3 चीजों पे आपके स्मार्टफोन के कैमरे की जो पिक्चर क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। अगर मैं बहुत बड़ा सेंसर दे दूं, साथ ही साथ अगर फोन में हम एक अच्छा सोनी का सेंसर दे दें और वहीं पर प्रोसेसर हम बेकार कर दें, तो वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो जब भी आप फोन लें तो आपको डेफिनेटली देखना है कि स्मार्टफोन में प्रोसेसर कौन सा है, साथ ही साथ इसमें कौन से कंपनी का सेंसर यूज हुआ है, सैमसंग का है कि सोनी का है। सैमसंग सोनी कोई भी आप ले सकते हैं, सारे सेंसर अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ सेंसर का साइज कितना बड़ा है। अगर आप यहां पर 15,000 10,000 से लेकर के 15 के बीच में फोन ले रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली ज्यादातर फोन में आपको जो सेंसर साइज है वो छोटा ही मिलेगा, और कुछ कुछ फोन में आपको सोनी का सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे ऊपर की रेंज में जब आप जाएंगे तो वहां पर प्रोसेसर भी काफी अच्छा हो जाता है, आपको सेंसर साइज भी काफी ठीक ठाक देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको पिक्चर क्वालिटी भी डिसेंट देखने को मिलती है। तो उसके ऊपर सारी चीजों पे आपकी जो कैमरा क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। तो कैमरे में भी ये चीजें आपको देखनी है, तभी आपको एक नया फोन जो है वो परचेस करना है। इसके साथ में यहां पर लास्ट में मैंने रखा हुआ है बैटरी और चार्जिंग को। देखिए बैटरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे स्मार्टफोन में, और अभी के टाइम पे तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको 4000 mAh से नीचे की अगर आपकी बैटरी है आपके फोन की, तो वो फोन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। 4000 से ऊपर वाले फोन ही आप ले, मैं एंड्रॉइड स्मार्टफोन की बात कर रहा हूं, 4000 से ऊपर वाले फोन को ही आप लेना चाहिए, 4000 mAh की बैटरी वाले फोन को। और अगर 5000 mAh है तब तो काफी अच्छी बात है, 6000 mAh है तो फिर कोई पूछना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में 6000 mAh वाली बैटरी के भी फोन अवेलेबल हैं। तो 5 से 6000 mAh वाली बैटरी के फोन को आप ले सकते हैं, उसमें बैटरी बैकअप का आपको काफी अच्छा मिलेगा। इसके साथ में एक और ऑप्शन आता है जो है चार्जर का। अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो नॉर्मल सभी फोन में फास्ट चार्जर आ ही रहा है, लेकिन अभी के टाइम पे कम से कम अगर आप फोन लेने जा रहे हैं तो 25 वाट या फिर 33 वाट का कम से कम चार्जर आपके फोन में होना चाहिए। बहुत गिरी गई कंडीशन में अगर 18 वाट है तो भी ठीक है, लेकिन 18 से ऊपर तो होना ही चाहिए, उससे नीचे लेने का कोई मतलब नहीं है। 10 वाट का चार्जर लेके करोगे क्या आप? वो फोन दिन भर चार्ज ही होता रहेगा। तो ये चीजें आपको जरूर से देखनी चाहिए। तो ये कुछ 5 से 6 पॉइंट थे जो कि मैंने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया हुआ था। अगर आप एक नया फोन लेने जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीजें आपको जरूर से माइंड में रखनी चाहिए, और इन चीजों को ही देख करके आपको एक नया फोन लेना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि कौन सा फोन बेस्ट है, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए? हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों उस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब